अस्सलामुअलैकुम, मैं रियाज अहमद उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। मस्र के उस्ताद से मुतालिक आज की बड़ी खबरें ये रही। दोस्तों, इन 3-4 खबरों में एक खबर बहुत ही हैरान कुन है जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। दोस्तों, पहली बड़ी खबर ये है कि ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स IRGC ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अमेरिकी नाकाबंदी के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण अब अपनी पिछली स्थिति में लौट आया। यानी IRGC के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण अब पहले जैसा हो गया और अमेरिकी नाकाबंदी का कोई असर नहीं हुआ है। IRGC ने भी कहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगी जितनी भी कोशिश कर लें, वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के दबदबे को कम नहीं कर सकते। दोस्तों, अभी 4-5 घंटे पहले ही ईरान ने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया गया है, लेकिन अब फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर IRGC का पूर्ण नियंत्रण होगा। उन्होंने ये फैसला अमेरिकी नाकाबंदी के जवाब में लिया है। शनिवार को ईरान ने ऐलान किया कि वो खाड़ी पर फिर से सख्त पाबंदियां लगा रहा है। ईरान का कहना था कि अमेरिका ने उनके बंदरगाहों और जहाजों पर नाकेबंदी कर रखी, इसलिए ये कदम उठाया जा रहा है। इसके कुछ ही देर बाद ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के 2 गनबोट यानी हथियारबंद छोटी नावें एक टैंकर के पास आई और उन पर गोलियां चला दी। अमेरिकी रक्षा विभाग ने अब तक IRGC के इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी अधिकारी इस बयान से नाराज हैं और वे इसे ईरानी प्रोपगेंडा करार दे रहे हैं। अमेरिका का दावा है कि उसकी नाकाबंदी सफल है और ईरानी तेल का निर्यात लगभग 0 हो चुका है। हालांकि ईरान इस दावे को बार बार खारिज करता रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बना हुआ है, लेकिन फिलहाल कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई है। ईरानी नौसेना गश्त कर रही है और अमेरिकी युद्धपोत भी अपनी जगह पर मौजूद है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर नजर रखे हुए हैं और कोई भी गलती करने को तैयार नहीं है। लेकिन इस नाजुक संतुलन के टूटने में देर नहीं लगेगी। दूसरी तरफ दोस्तों, ब्रिटेन की संसद में एक ऐतिहासिक घटना घटी है। ब्रिटिश सांसदों ने गजा और लेबनान में कथित नरसंहार के आरोप में इजराइल के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया है। ये पहली बार है जब ब्रिटिश सांसद ने इजराइल के खिलाफ इतने कड़े रुख का समर्थन किया है। सांसदों ने मांग की है कि ब्रिटेन सरकार इजराइल के साथ हथियारों के व्यापार पर रोक लगाए, इजरायली अधिकारियों के खिलाफ यात्रा प्रतिबंध लगाए और उनके बैंक खाते को जब्त करे। ये प्रस्ताव ब्रिटेन की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि इजराइल ने गजा और लेबनान में अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है, नागरिकों को निशाना बनाया है और नरसंहार की कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्रस्ताव के समर्थन में दर्जनों सांसदों ने बोलते हुए इजराइल की नीतियों की कड़ी निंदा की है और तत्काल कार्रवाई की मांग की है। प्रस्ताव पेश करने वाले सांसदों ने कहा है कि ब्रिटेन उन देशों में शामिल है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ में इजराइल के खिलाफ नरसंहार का मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन अब तक उसने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि ब्रिटेन अपने शब्दों को हकीकत में बदले और इजराइल पर असली प्रतिबंध लगाए। सिर्फ बयानबाजी से कुछ नहीं होता। प्रस्ताव में 5 प्रमुख मांगे रखी गई हैं। पहली, ब्रिटेन इजराइल को हथियार की सभी सप्लाई तुरंत बंद करे। दूसरी, इजरायली सरकार के उन अधिकारियों पर यात्रा प्रतिबंध लगाए जो गजा और लेबनान में नरसंहार की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में शामिल हैं। तीसरी, इजराइल के साथ सभी व्यापारिक समझौते की समीक्षा की जाए। और चौथी, ब्रिटेन में मौजूद इजरायली अधिकारियों और सैन्य अधिकारियों की संपत्तियों को जब्त किया जाए। और पांचवी, ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इजराइल के खिलाफ और कड़ा रुख अपनाए। इस प्रस्ताव के समर्थन में लेबर पार्टी, स्कॉटिश नेशनल पार्टी, लिबरल डेमोक्रेट और कई निर्दलीय सांसदों ने आवाज उठाई है। लेबर पार्टी के वरिष्ठ सांसद ने कहा,
हमने गजा और लेबनान में जो तस्वीरें देखी हैं वो मानवता के लिए कलंक है। बच्चे मारे जा रहे हैं, अस्पताल तबाह हो रहे हैं और दुनिया चुपचाप बैठी है। ब्रिटेन को अब चुप नहीं बैठना चाहिए। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी के कई सांसदों ने इस प्रस्ताव का विरोध भी किया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल खुद को बचाने के लिए लड़ रहा है और उस पर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन और इजराइल के बीच गहरे रणनीतिक संबंध हैं और प्रतिबंधों से दोनों देशों के हितों को नुकसान पहुंचेगा। हालांकि उनकी आवाज पर्याप्त नहीं रही। प्रस्ताव पर वोटिंग के बाद स्पीकर ने घोषणा की कि प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया है, यानी ब्रिटिश संसद ने औपचारिक रूप से इजराइल पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया। हालांकि ये प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ये सरकार पर भारी राजनीतिक दबाव बनाता है। अब प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को इस पर विचार करना होगा, क्या वो इन प्रतिबंधों को लागू करते हैं या नहीं। इस फैसले के बाद ब्रिटिश सरकार पर काफी दबाव होगा और अगर सरकार ने इन प्रतिबंधों को लागू किया तो ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि ब्रिटेन उसके सबसे पुराने और करीबी सहयोगियों में से एक है। अगर सरकार ने इन प्रतिबंधों को नहीं लगाया तो उसे संसद में कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ेगा। इजरायली विदेश मंत्रालय ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। एक बयान में कहा गया कि ब्रिटिश संसद का यह फैसला निंदनीय है और ये इजराइल के खिलाफ यहूदी विरोधी अभियान का हिस्सा है। इजराइल ने कहा कि वो ब्रिटेन के साथ अपने रिश्तों की समीक्षा करेगा और जरूरत पड़ने पर जवाबी कार्रवाई करेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अब तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वो इस प्रस्ताव से नाराज है और वो चाहते हैं कि इस मामले में जल्दबाजी न की जाए। स्टारमर पहले भी इजराइल के समर्थक रहे हैं, लेकिन अब उनकी अपनी पार्टी के अंदर ही इजराइल विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रिटिश संसद का ये फैसला एक ऐतिहासिक मोड़ है। ये दिखाता है कि पश्चिमी देशों में भी इजराइल के प्रति सहानुभूति कम हो रही है और उसकी नीतियों की आलोचना बढ़ रही है। गजा और लेबनान में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्होंने पश्चिमी जनमत को हिलाकर रख दिया और अब उसका असर संसदों में भी दिखने लगा है। ब्रिटेन के बाद अब दूसरे यूरोपीय देशों में भी इजराइल पर प्रतिबंध लगाने की मांग तेज हो सकती है। फ्रांस, स्पेन, इटली और जर्मनी में भी इसी तरह के प्रस्ताव संसदों में पेश किए जा सकते हैं। अगर कई यूरोपीय देशों ने इजराइल पर प्रतिबंध लगाए तो इजराइल के लिए ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक और आर्थिक झटका होगा। इजराइल ने अब इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार काम कर रहा है, लेकिन दुनिया भर से बढ़ते दबाव ने इजराइल को मुश्किल स्थिति में डाल दिया। अब देखना ये है क्या ब्रिटेन वाकई इजराइल पर प्रतिबंध लगाता है या नहीं, और अगर लगाता है तो इजराइल कैसा जवाब देता है। भाई साहब, अगली बड़ी खबर ईरान से है। ईरान के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण CAA ने घोषणा की है कि देश का हवाई क्षेत्र 28 फरवरी के बाद पहली बार फिर से खोल दिया गया है, यानी ईरान के आसमान में अब धीरे धीरे उड़ानें फिर से शुरू होगी। CAA ने साफ किया है कि पूर्वी ईरान के हवाई मार्ग अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए खुले हैं और वे ईरानी आकाश से होकर गुजर सकते हैं। ये उन सभी एयरलाइनों और यात्रियों के लिए राहत की खबर है जो पिछले 1.5 महीनों से ईरानी हवाई क्षेत्र बंद होने से परेशान थे। ये फैसला उस समय लिया गया है जब ईरान और अमेरिका के बीच जंग बंदी लागू है और क्षेत्र में तनाव कुछ हद तक कम है। ईरान ने 28 फरवरी को अमेरिकी इजरायली हमलों के बाद अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था, जिससे दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अपने रूट बदलने पड़े और हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अब जैसे जैसे स्थिति समान हो रही है, ईरान ने अपने आसमान को फिर से खोलने का फैसला किया है। ईरान के CAA के प्रवक्ता ने कहा है कि पूर्वी ईरान के हवाई मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित है और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बिना किसी डर के उनका उपयोग कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि ईरानी हवाई क्षेत्र को फिर से खोलने का फैसला सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने अपने हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली को अपग्रेड किया है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। यह फैसला उन एयरलाइनों के लिए बड़ी राहत है जो ईरान के हवाई क्षेत्र के बंद होने के बाद लंबे और महंगे रास्तों से उड़ान भरने को मजबूर थी। उदाहरण के लिए कई एयरलाइनों को ईरान से बचने के लिए सऊदी अरब, मिस्र या तुर्की के लंबे रास्ते अपनाने पड़ रहे थे, जिससे उनके ईंधन का खर्च और उड़ान का समय काफी बढ़ गया था। अब ईरानी हवाई क्षेत्र खुलने से ये एयरलाइनें फिर से अपने पुराने रूट पर
लौट सकेंगी। हालांकि सीएए ने भी ये साफ किया कि अभी सभी उड़ानें तुरंत शुरू नहीं होगी, बल्कि धीरे धीरे फिर से शुरू की जाएंगी। पहले चरण में पूर्वी ईरान के हवाई मार्ग खोले गए और बाद में धीरे धीरे पश्चिमी और मध्य ईरान के हवाई मार्ग भी खोले जाएंगे। इस फैसले का स्वागत कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय विमान संगठनों ने किया। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA ने इसे एक बहुत जरूरी कदम बताया। IATA के प्रवक्ता ने कहा कि ईरानी हवाई क्षेत्र के बंद होने से हर दिन सैकड़ों उड़ानें प्रभावित हो रही थी और लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा था। अब इस फैसले से वैश्विक विमान उद्योग को बड़ी राहत मिलेगी। भारत सहित कई एशियाई देशों की एयरलाइनों के लिए खबर और भी अहम है, क्योंकि उनकी यूरोप और अमेरिका जाने वाली कई उड़ानें ईरानी हवाई क्षेत्र का उपयोग करती थी। एयर इंडिया, एमिरेट, कतर एयरवेज, तुर्की एयरलाइंस जैसी बड़ी एयरलाइनों ने राहत की सांस ली है और कहा है कि वे जल्द से जल्द अपने पुराने रूट पर उड़ानें शुरू करेंगी। दोस्तों, दूसरी तरफ ईरान में आर्मी डे का पर्व बड़े जोश और जुनून के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर ईरानी सेना के कमांडरों और कर्मियों ने तेहरान में इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे पर एकत्र होकर इस्लामिक गणतंत्र ईरान के स्वर्गीय संस्थापक के आदर्शों के प्रति अपनी निष्ठा का इजहार किया है। ये समारोह हर साल आर्मी डे के मौके पर आयोजित किया जाता है, लेकिन इस साल ये विशेष महत्व रखता है क्योंकि ईरान इस समय अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध के बीच से गुजर रहा है। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का मकबरा तेहरान के दक्षिण में स्थित है और ये ईरान के लिए एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है। यहीं पर ईरान के इस्लामिक क्रांति के महान नेता को हमेशा के लिए आराम मिला हुआ है। आर्मी डे के मौके पर यहाँ सेना के जवानों और अधिकारियों का जमावड़ा इस बात का प्रतीक है कि ईरानी सेना क्रांति के आदर्शों पर डटी हुई है और उनके लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। समारोह में ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बाघेरी, आर्मी कमांडर मेजर जनरल अब्दुल रहीम मूसावी और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर फूल चढ़ाए और उनकी रूह को फातिहा पढ़ी। इसके बाद सभी कमांडरों और कर्मियों ने एक साथ खड़े होकर क्रांति के आदर्शों के प्रति निष्ठा की शपथ ली। इस मौके पर मेजर जनरल मूसावी ने एक संक्षिप्त संबोधन में कहा कि ईरानी सेना इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के बताए रास्ते पर चलती रहेगी और किसी भी कीमत पर इस्लामी गणतंत्र की रक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने सेना को सिखाया था कि एक सच्चा सैनिक वही है जो अपने वतन और अपने धर्म की रक्षा के लिए हर बलिदान करने को तैयार रहे। ईरानी सेना उसी शिक्षा पर चल रही है। दोस्तों, दक्षिण लेबनान से एक बार फिर दिल दहला देने वाली खबर आई है। इजरायली सेना ने संघर्ष विराम सीज फायर का खुला उल्लंघन करते हुए कई घरों को ध्वस्त कर दिया है। ये हमला उस समय किया गया जब लेबनान और इजराइल के बीच जंग बंदी लागू है और शांति वार्ता चल रही है। इजरायली सेना ने बिना किसी चेतावनी के दक्षिण लेबनान के कई गाँवों में घुसकर घरों को उड़ा दिया और विस्फोटक लगाकर उन्हें तबाह कर दिया। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक सेना ने खयाम, मैस अल जबल और कफर किला जैसे गांवों में कई घरों को निशाना बनाया। चश्मदीदों ने बताया कि इजरायली सैनिकों ने घरों में विस्फोटक लगाए और फिर उन्हें दूर से विस्फोट किया। धमाके इतने जोरदार थे कि आसपास के कई इलाके हिल गए। कई घर तो पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गए, जबकि कई को आंशिक नुकसान पहुंचा है। लेबनानी सेना ने इजरायली कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि ये संघर्ष विराम का साफ उल्लंघन है। लेबनानी सेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि इजराइल लगातार लेबनान की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय कानून, अक़वाम मुत्तहिदा के कानून को ताक पर रख रहा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग की है कि वो इजराइल को तुरंत रोके और इस तरह के कृत्यों को अंजाम देने वालों को सख्त सजा दे। हिजबुल्लाह ने भी इस हमले की तीखी निंदा की है। हिजबुल्लाह के वरिष्ठ नेता ने कहा है कि इजराइल संघर्ष विराम की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है और ये दिखाता है कि वो शांति में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता। उन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह इस तरह के उल्लंघनों पर नजर रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर उचित जवाब दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने अपने उल्लंघन जारी रखे तो हिजबुल्लाह भी अपनी प्रतिक्रिया देने से पीछे नहीं हटेगा। इजरायली सेना ने अपनी इस कार्रवाई को सुरक्षा उपाय बताते हुए कहा है कि उन्होंने केवल उन घरों को निशाना बनाया जिनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लड़ाके हथियारों को छुपाने के लिए करते थे।
हालांकि इजराइल ने इस बात का कोई सबूत पेश नहीं किया है। लेबनानी मीडिया ने इजरायली कार्रवाई को बर्बरता और युद्ध अपराध करार दिया। लेबनान के प्रसारण चैनलों पर उड़ाए गए घरों की तस्वीरें और वीडियो दिखाए जा रहे हैं, जिसमें मलबे के ढेर और विस्थापित परिवारों के आंसू देखे जा सकते हैं। एक रिपोर्ट में दिखाया गया कि कैसे एक बुजुर्ग महिला अपने उड़ाए गए घर के मलबे पर बैठकर रो रही है और कह रही थी, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। ये पहली बार नहीं है जब इजराइल ने संघर्ष विराम के बावजूद लेबनान में हमले किए। पिछले कुछ हफ्तों में कई बार इजरायली ड्रोन और विमानों ने दक्षिण लेबनान के अलग अलग इलाकों में हमले किए, जिससे कई नागरिक घायल हुए और हर बार इजराइल दावा करता है कि उसने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन लेबनानी अधिकारी इन दावों को खारिज करते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल के इस कदम पर गहरी चिंता जताई है। यूनिफिल, जो लेबनान में संयुक्त राष्ट्र की अंतरिम सेना है, के प्रवक्ता ने कहा है कि वे मामले की जांच कर रहे हैं और दोनों पक्षों से संघर्ष विराम का सम्मान करने की अपील करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के उल्लंघन से क्षेत्र में स्थिरता बढ़ सकती है और संघर्ष विराम को खतरा हो सकता है। दोस्तों, अगली खबर अमेरिका से है। खबर ये है कि नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने उन अटकलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि अमेरिका इस रक्षा गठबंधन से बाहर निकल सकता है। जर्मन अखबार डाई वेल्ट के रविवार संस्करण को दिए इंटरव्यू में रूटे ने कहा कि वो अमेरिका को नाटो छोड़ते हुए नहीं देखना चाहते। उन्होंने ये भी साफ किया कि यूरोप के लिए अमेरिका परमाणु सुरक्षा किसी सवाल के घेरे में नहीं है। रूटे ने अमेरिकी परमाणु छत्र को यूरोप में सुरक्षा की अंतिम गारंटी बताया और कहा कि उनका मानना है कि यह भविष्य में भी ऐसा बना रहेगा। रूटे का ये बयान उस समय आया है जब पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने इस आशंका को जन्म दिया था कि अमेरिका नाटो छोड़ सकता है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध में नाटो सहयोगियों के अपर्याप्त समर्थन की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने विशेष रूप से स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन को निशाना बनाया था। इसके अलावा सैन्य ठिकानों के उपयोग और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित करने के मिशन को लेकर भी मतभेद सामने आए थे। ट्रंप की इन आलोचनाओं के बाद कई यूरोपीय नेताओं ने चिंता जताई थी कि कहीं अमेरिकी अपना रुख न बदल ले, लेकिन रूटे ने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने कहा है कि नाटो से अमेरिकी वापसी के लिए अमेरिकी सीनेट ने 2/3 बहुमत की मंजूरी की आवश्यकता होगी, जिससे अत्यधिक असंभव माना जाता है। यानी कानूनी तौर पर भी अमेरिका के लिए नाटो छोड़ना बेहद मुश्किल है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रूटे ने पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की थी। उस मुलाकात के बाद रूटे ने कहा था कि ट्रंप कई सदस्य देशों से साफ रूप से निराश थे। रूटे ने बताया कि ट्रंप ने सैन्य ठिकानों के उपयोग और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में योगदान को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। ट्रंप ने विशेष रूप से स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन को उनके अपर्याप्त योगदान के लिए निशाना बनाया था। हालांकि रूटे ने ट्रंप के निराशा को समझने की बात कही। उन्होंने कहा कि ट्रंप की मांगों को समझा जा सकता है और यूरोप को अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की जरूरत है। रूटे ने यूरोप से आग्रह किया है कि वो अपने रक्षा उद्योग को मजबूत करे और इसे निवारण और रक्षा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यूरोप को अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता कम करनी चाहिए और अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। यानी इस बात से ये साफ होता दिख रहा है कि अमेरिका नाटो से खुश नहीं है और जरूरत पड़ने पर अमेरिका यूरोप की मदद नहीं करेगा। तभी इस तरह की बात रूटे द्वारा कही जा रही है। रूटे का ये बयान यूरोपीय देशों के लिए एक साफ संदेश है कि वो कह रहे हैं कि अमेरिका नाटो नहीं छोड़ रहा, लेकिन यूरोप को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अमेरिका यूरोप की सुरक्षा की गारंटी तो देगा, लेकिन यूरोप को भी अपनी तरफ से पूरा योगदान देना होगा। खास तौर पर ईरान युद्ध और हॉर्मुज जैसे मिशनों में यूरोपीय देशों को और अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी। रूटे के इस बयान से यूरोपीय नेताओं में राहत की लहर दौड़ गई। कई यूरोपीय अधिकारियों ने रूटे के बयान का स्वागत करते हुए कहा कि यह एक सकारात्मक संकेत है। हालांकि कुछ अधिकारियों ने भी कहा कि ट्रंप के बयानों ने जो घाव पैदा किए वे आसानी से नहीं भरेंगे। यूरोप को अब अमेरिका पर भरोसा कम करना चाहिए और अपनी सुरक्षा के लिए खुद पर निर्भर रहना चाहिए। फिलहाल ये तो तय है कि अमेरिका फिलहाल नाटो नहीं छोड़ रहा, लेकिन ये भी साफ है कि ट्रंप प्रशासन यूरोपीय देशों से और अधिक योगदान की उम्मीद करता है।
अगर यूरोपीय देशों ने अपनी सुरक्षा क्षमताओं को नहीं बढ़ाया और अमेरिकी मांगों को पूरा नहीं किया तो आने वाले दिनों में फिर से तनाव पैदा हो सकता है। लेकिन फिलहाल नाटो के महासचिव ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी परमाणु छत्र यूरोप पर बना रहेगा और अमेरिकी वापसी की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकात।